हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आखिर हम समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों। जब भी हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ रूल्स की या फिर हम बात करते हैं रूलर सिस्टम की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कई सारे सिस्टम आ खड़े होते हैं। पर जब उन सभी सिस्टम से बेस्ट सिस्टम की बात की जाती है तो हम नाम लेते हैं हमेशा डेमोक्रेसी का। आखिर ऐसा क्यों है? डेमोक्रेसी में ऐसा खास क्या है? आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है? आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है, आखिर डेमोक्रेसी क्यों है और हमें क्यों डेमोक्रेसी को समझना चाहिए और डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, वो भी हम आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे एक नए चैप्टर को, Why Democracy and What is Democracy को। The stories and the analysis in the previous chapters gave us a sense of what democracy like। तो अभी तक की जो भी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा रही है, अभी तक जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, उससे हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि डेमोक्रेसी और कुछ भी नहीं, डेमोक्रेसी रूल है किसका? डेमो का। डेमो का मतलब क्या है? लोगों का शासन है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब रूल बाय पीपल। ओके, रूल बाय पीपल। तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। इज लाइक देयर वाज डिस्क्राइब्ड सम गवर्नमेंट्स एज डेमोक्रेटिक एंड सम एज नॉन डेमोक्रेटिक। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स के फॉर्म्स को हम क्या कह देते हैं? डेमोक्रेटिक कह देते हैं, और कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जिन्हें हम नॉन डेमोक्रेटिक कह देते हैं। अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें सबसे एसेंशियल होते हैं क्या? इलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको चुनने का राइट दिया जाता है, आपको राइट टू चूज दिया जाता है कि आप जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो। आपका रूलर कौन होने वाला है, इस चीज को आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या है कि जब आपको पता होगा कि आपका रूलर कौन है, आपका रूलर की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, तो ये आपके फंक्शन के लिए, आपके सिस्टम्स के लिए, आपकी होप्स के लिए, आपकी एक कंट्री में एक ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका रिप्रेजेंटेटिव सोचता है जो आपको रिप्रेजेंट करने आगे जा रहा है। ऐसे में सर जब सारा का सारा ये एक जो करस्पॉन्डिंग सिस्टम वहां देखने को हमें मिलेगा तो होगा क्या कि जो कंट्री का जो फंक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली हो सकेगा। फिर हम आगे देख लेते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसी कंट्रीज की बात की जाती है जिन कंट्रीज के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो डेमो है मतलब सर जो लोग है, जो पीपल है ना, उनकी सुनी नहीं जाती है। मतलब जो एक प्राइम, जो एक हमारा उस पूरी की पूरी कंट्री में जो रूलर है ना, जो सबसे ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, जो सारी सुप्रीम पावर्स अपने पास रखता है, जो पावर शेयरिंग नहीं करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उन्हीं कंट्रीज को हम क्या कह देते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कह देते हैं, जिसमें हमें लोगों का रूल देखने को नहीं मिलता है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें लोगों का रूल देखने को मिलता है, क्योंकि सर सबसे जो एसेंशियल होते हैं वो होते हैं इलेक्शन। और जो इलेक्शन जहां हेल्ड हो रहे हैं वहां पे हम कह सकते हैं कि सर वहां पे डेमोक्रेसी तो है ही है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हमेशा है ना डेमोक्रेसी सिर्फ इन्हीं पैमानों के ऊपर नाप ली जाए कि वहां पे इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि हमने है ना चाइना में वन पार्टी रूल भी देखा है। चाइना का वन पार्टी रूल क्या कहता है कि आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक ही पार्टी के अंदर से आपको चुनने होंगे, आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब हाँ, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे हैं, पर जो पार्टी है जिससे वो बिलोंग करते हैं, मेनली जो सोल पार्टी है, वो एक ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसे में हम वहां कह सकते हैं कि वहां पे अगर इलेक्शन होते भी हैं तो उसका कोई इतना एक होता है ना एसेंस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि सर जो भी पार्टी, जो भी लोग उस पूरी की पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, वही तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव चेंज भी हो जाते हैं, उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप चेंज भी कर देते हो 5 इयर्स बाद में, जब भी इलेक्शन होते हैं, तब क्या होगा? तब उसी पार्टी के दूसरे लोग आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो बेसिक कोई ऑल ओवर चेंज तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे में से जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उनके लिए जरूरी नहीं है कि सर वहां पे इलेक्शन ना होना ही सिर्फ एक कारण हो कि वहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे। जहां पे इलेक्शन होते हैं वहां पे भी हमने देखा है कि कई बार हमें डेमोक्रेसी, एक ट्रूली जो डेमोक्रेसी होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। वी सो हाउ गवर्नमेंट इन सम ऑफ दोस कंट्रीज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। हमने क्या देखा है कि सर जो कंट्रीज है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी कंट्रीज रही है जिसके
इसके अंदर जो परफॉर्म करने वाली या फंक्शन करने वाली जो गवर्नमेंट का फॉर्म रहा है ना, वो हमेशा चेंज होता रहा है। क्यों होता रहा है? क्योंकि सर जो हमारी सोसाइटी है, सोशल इंपैक्ट होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट होते हैं और कुछ पॉलिटिकल इंपैक्ट होते हैं। उसके कारण जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है। सोसाइटी चेंज होने के कारण, सोसाइटी की आइडियोलॉजी चेंज होने के कारण हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी मांग करने लगती है कि हमें जो ये सुप्रीम रूल है ना, ये सुप्रीम रूल अब हमें नहीं चाहिए, अब इस सुप्रीम रूल को हटाना होगा, मतलब अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमें हटाना होगा। अब जो गवर्न करेंगे वो कौन होंगे? वो हम होंगे। हम मतलब कौन होंगे? हम डेमोक्रेटिक होंगे या फिर हम डेमोक्रेसी को रूल करेंगे हमारी कंट्री में। Let us how draw general lessons from those stories and ask the basic question, what is democracy? अब सामने क्वेश्चन यही है हमारे कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। तो ऐसे में हम ये तो समझ चुके डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, लोगों का शासन है। मतलब डेमो मतलब लोग, मतलब पीपल, और जो क्रेसी है, क्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब रूल ऑफ पीपल। मतलब डेमोक्रेसी हमें क्या बता रहा है? रूल ऑफ पीपल। इसका कहने का मतलब यही है कि सर अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक है ना एज है। एज का मतलब क्या है? अगर आप 18 प्लस हो तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। अगर आप वोट कास्ट कर सकते हो इसका मतलब आप जो है, जो कंट्री की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो। तो ऐसे में सर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हर एक 18 प्लस से अबव सभी मेंबर्स को क्या दिया जाता है? वोटिंग राइट दिया जाता है। वो अपने जो वोट्स है उसको वो कास्ट कर सकते हैं। दिस chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. तो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो इस चैप्टर के अंदर हम इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को और भी ज्यादा ब्रॉडली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों। डेमोक्रेसी के अलावा क्या और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती? कोई और फॉर्म ऑफ रूलिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, पर जितनी डेमोक्रेसी एफिशिएंट है उतना और कोई दूसरा रूल एफिशिएंट नहीं है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, हमें वो भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ना वो बहुत सालों से, बहुत मतलब है ना लगभग 500-600 ईयर्स हो गए, उससे पहले से डेमोक्रेसी चलती आ रही है। ऐसा नहीं है। जो बेसिक अभी जो हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं वो जो आइडियोलॉजी है वो हमें कहां से देखने को मिलती है? याद करो बच्चों, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इक्वालिटी, साथ ही साथ है ना नेशनहुड, ब्रदरहुड, नेशन क्या होता है, ये सब चीजें हमने कहां देखी थी? हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखी थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब वो कब हुआ था? वो हुआ था 1789 के अंदर। तो 1789 के बाद से हम ये मान सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसे थिंकर्स जो थे वो आ चुके थे, जो डेमोक्रेसी का एक जो ट्रू जो मीनिंग है ना वो हमें समझाने की कोशिश वो कर रहे थे, पर उनको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए। वो बता रहे थे कि सर इक्वालिटी होनी चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, उसके ऊपर जो गवर्न जो रूल है ना वो भी हमारा ही होना चाहिए। पर उस समय तक ऐसा नाम नहीं दिया गया था कि हाँ एक डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ सिस्टम होने वाला है और वही काम करने वाला है। तो होता क्या है कि कई सारे ऐसे कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन, ऐसे थिंकर्स हमारे सामने आते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक डेमोक्रेसी को बनाते हैं, डेमोक्रेसी के आइडल्स को बनाते हैं। जैसा कि हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन भी देखा है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर भी कई सारे फॉर्मेशन हुए हैं, जिसके कारण हमें ये तो चीज समझ में आ गई थी कि अगर हमें डेमोक्रेसी को लेकर आना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें रेवोल्यूशन करना होगा, उसके लिए हमें चेंज लाना होगा। तो ऐसे में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन भी है। रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो किसके लिए था? लोगों के लिए हुआ था। पर जो रशियन रेवोल्यूशन था ना उसका एंड आउटकम ये निकला था कि उन लोगों ने किसको पसंद किया? उन्होंने सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को पसंद किया। ठीक है, अब कम्युनिज्म को फॉलो करने के कारण वहां पे डेमोक्रेसी कभी भी फॉर्म नहीं हो पाई, क्योंकि वहां के जो लोग थे उन लोगों की जो नीड थी ना वो किसकी थी? वो थी सर सोशलिज्म की, कम्युनलिज्म की। जबकि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो हमारी जैसी कंट्री, हमारी मतलब इंडिया की कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स लोग हैं। आप ये समझ सकते हो ना। हम बात कर लेते हैं हमारे कास्ट सिस्टम की। हम जब बात करते हैं कास्ट की तो कास्ट भी फर्दर है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उनके अंदर भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, उनके अंदर भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, फिर उनके अंदर भी सब पार्ट्स आते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। ऐसी डाइवर्स कंट्री के अंदर लोगों के बहुत सारे व्यूज होने वाले थे। और जब हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड की, मतलब कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड की, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कायम था, उस समय में आप ये समझ सकते हो लोगों की जो पहली जरूरत थी ना, पहली जरूरत ये थी कि हमें क्या
करना है कि हमें इस जो गवर्नमेंट है, जो ये ऑपरेसिव सिस्टम है ना, हमें इस सिस्टम को हटा के फेंकना है। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे तो राजशाही भी रही है, यहाँ पे हमारे राजा भी रहे हैं, तो क्या हम है ना जो ये ऊपर जो ब्रिटिश रूल है उसको हटा के क्या सारा सिस्टम हम राजा के हाथों में दे दे? नहीं, उन लोगों का यही मानना था कि अभी तक हमने राजाओं का सहा, पहले ऑपरेसिव रूल, फिर हमने किसका सहा, फिर हमने ब्रिटिश रूल का सहा। अब जो है ना हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फ्रीडम। अब हमें क्या चाहिए, अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए। हमें इन सभी राजाओं के रूल को समाप्त करना होगा, खत्म करना होगा। साथ ही साथ जो ये हमारा ब्रिटिश रूल है इसी को भी हमें खत्म करना होगा। जब तक ये खत्म नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम है ना वो हमारे सामने नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं, रिबेल करने लग जाते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं। जिसके बीच में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का एक चैप्टर है, जिसके अंदर आप ये भी समझोगे, आप ये भी सीखोगे कि आखिर जो नेशनलिज्म जो आया ना इंडिया के अंदर वो बहुत इजीली नहीं आ गया कि अभी हाँ नेशनलिज्म आज आया, कल रेवोल्यूशन वगैरह हुए, कल है ना मूवमेंट हुए और परसों हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ऐसा थोड़ी था, बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, बहुत एक ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस हम आगे बढ़े हैं, तब जाके कहीं इंडिया को क्या मिला है, इंडिपेंडेंस मिला है। और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था वो इतना अच्छा था कि सर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलते ही उसके हर एक मेंबर को, इंडिया के हर एक सिटीजन के पास क्या था, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर किसी के पास वोटिंग राइट्स थे, सभी के पास इक्वालिटी थी, सभी के पास राइट टू चूज था, मतलब सभी के पास फ्रीडम। और ऐसे ऐसे जितने भी हमारे मोरल्स होते हैं सारे मोरल्स सभी के पास अवेलेबल थे। क्यों अवेलेबल थे? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो बनाया था किसने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि हमारी सोसाइटी का हर एक जो है ना पार्ट, हर एक पार्ट को उससे फायदा हो सके, हर एक क्लास को, हर एक सोसाइटी के हिस्से को उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, उससे इक्वालिटी। बेसिक क्या है ना, इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों के अंदर समानता होनी जरूरी है। क्योंकि अगर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग लड़ना शुरू कर देंगे, हमारी सोसाइटी का माहौल खराब करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा जो जोर रखती है वो किस पे रखती है, इक्वालिटी पे। जो इक्वालिटी है इसका मतलब यही है कि सर सबको बराबर क्या दिए जाए, अधिकार दिए जाए, बराबर सबको राइट्स दिए जाए। फिर हम आगे देखते हैं, The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government। तो अभी हमने देखा कि सर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट भी हमारे सामने होता है। पर आप ये बताओ कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हमने एक एग्जांपल लिया चाइना का, जहां पे हो सकता है कि इलेक्शन कंडक्ट हो, पर इलेक्शन कंडक्ट होगा उसके बावजूद उनको कोई फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला। क्योंकि इन दी एंड जो वहां पे वन पार्टी सिस्टम जो रूल कर रहा है वही पार्टी सिस्टम हमारे सामने आगे खड़ा हो जाने वाला है और इन दी एंड जो डेमोक्रेसी है वो वहां पे किल हो जानी, मतलब उसका है ना एकदम डिस्ट्रॉइंग एकदम फेज वहां पे चालू हो जाना है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर्स को समझेंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे, डेमोक्रेसी के हर एक पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को उसके समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि आखिर डेमोक्रेटिक रूल होता क्या है, उसका जो एक्चुअल एसेंस है ना वो आखिर होता क्या है। साथ ही साथ हमें ये भी पता पड़ेगा कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक नेशन क्या होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन सी है। साथ ही साथ वहां का जो रूल है वो डेमोक्रेटिक, जहां पे डेमोक्रेसी उसके रूल से वो अलग कैसे, और क्यों हमें जरूरत है किसकी, डेमोक्रेसी की, क्यों हमें जरूरत है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy। इस चैप्टर के एंड के अंदर हम ये देखेंगे कि सर आखिर जो डेमोक्रेसी वो करना क्या चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे कि अभी तक के ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए हैं कि सर इक्वालिटी देना, फ्रीडम देना, फर्टिनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब तक भाईचारा नहीं होगा, मतलब जब तक हम एक दूसरे को ऐसे फीलिंग से नहीं देखेंगे कि हाँ हम लोग कौन है, हम लोग एक ही तो हैं, हम क्या है, हम लोगों में फर्टिनिटी है, हम लोग कौन है, हम लोगों में भाईचारा है, हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये एसेंस नहीं आने वाला ना हम लोगों में, जब तक हम है ना एक्चुअल जो फ्रीडम है उसको हम एंजॉय नहीं करने वाले। तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साथ ही साथ जो एक ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी होता है कि आखिर में जो आइडियल जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पीरियड में हम ये देखते आ रहे हैं कि जिस डेमोक्रेसी की हमने मांग करी थी, वो डेमोक्रेसी की जो हमने आइडियल बनाया था, उस डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी का जो अब एसेंस है ना वो हमारे सामने हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कई सारी ऐसी सिचुएशन होती है, कई सारी पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, कई सारी सोशल सिचुएशन होती है और कई सारी इकोनॉमिक सिचुएशन हमें ऐसी देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें आज भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कमी रह गई है। अब ऐसे में हमें इन कमियों को दूर करना होगा। जब भी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की कमियों की, तो बच्चों हमेशा ये चीज याद रखना, डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से होती है? डेमो से होती है, मतलब लोगों से होती है, पीपल से होती है। जब तक लोग आगे नहीं आने वाले, जब तक हम हमारी डेमोक्रेसी को कैसे सही करेंगे, कैसे हम उसके अंदर जितने भी फॉल्ट्स आ रखे, जितने भी उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स हैं, हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, जब तक हम लोग ही आगे ना आए। तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एक ऐसी हेल्दी डेमोक्रेसी बना सके जिसमें हर एक सिटीजन को ये लगे कि हाँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वल राइट्स है, मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग हैं, मतलब जो हमारी एक फैमिली है, एक हमारा जो सिटीजन का जो ये ग्रुप बना रखा है, जो ये नेशन हमने फॉर्म कर रखा है ना, ये नेशन भी हमारा है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो आज के टाइम में है ना, लोगों को डेमोक्रेसी की नीड समझ में आ गई है। लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया है कि सर बेसिकली हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें हमारा खुद का ही रूल चाहिए। ऐसे में हमें डेमोक्रेसी को क्यों अपनाना चाहिए और डेमोक्रेसी के क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, वो हम समझेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी समझने को मिलेगा कि आखिर डेमोक्रेसी में ऐसा क्या खास है कि आज है ना, कई सारी कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है वो एक्सपैंड होती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक ऐसा आइडिया जिसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है हमारे पास कई सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है सर। डेमोक्रेसी भी हमारे साथ हो सकती है, ऑटोक्रेसी भी हमारे पास हो सकती है, डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, मिलिट्री रूल भी हो सकता है। तो इतने सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इतने सारे फंक्शनिंग के तरीके हैं, उसके बावजूद भी आज भी है ना, डेमोक्रेसी जो है ना, उसका जो एक रिलेवेंस है वो कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि लोगों को जब शासन करने की ताकत मिलती है, जब लोगों को पावर मिलता है रूल करने के लिए, तब लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ, हमें आगे आना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी को ही सिलेक्ट करना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, बट व्हाई इट इज सो, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यही क्वेश्चन है कि आखिर जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको अलग क्या बनाता है, आखिर डेमोक्रेसी में ऐसा नया खास क्या है जो वो अपना जो सपोर्ट है वो खुद ही जनरेट करता जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, डेट इज दिस सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी पिक अप इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम यही देखने वाले हैं, आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों, आखिर डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बन गया है कि सर अब उसको कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज भी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, पर आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है और ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों, आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई चीज पढ़े, जब भी किसी चीज को बारे में हम समझे, तो हमारी जो अटेंशन है उस टॉपिक को लेके, ऐसे नहीं कि हमें आज सिर्फ एक एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमारी लाइफ के लिए, हमें पढ़ना है हमारे लिए। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके लाइफ के, और कुछ भी नहीं होता। जब हम बात करते हैं क्लास 10 तक की, तो क्लास 10 तक जो भी होता है ना बच्चों, वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके लिए अभी ये जानना जरूरी है कि आखिर आपके आसपास को जो एनवायरमेंट है, आप यहाँ हो एनवायरमेंट की और ये आपके आसपास का एनवायरमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। भले ही वो ज्योग्राफी हो, भले ही वो हिस्ट्री हो, भले ही वो इकोनॉमिक्स हो, इसी के साथ साथ भले ही वो मैथ्स हो, साइंस हो, आपकी लैंग्वेज हो, उसके बावजूद भी और भी कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आजकल के आपके कोर्सेज में ऐड कर दी गई है। तो ऐसे में सर आप सभी को ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप जो ये वर्ल्ड है, जो ये आपका नेशन है, जो आपकी कंट्री है, जो आपकी सोसाइटी है, जैसे रन करती जा रही है, तो उसमें आप एक्टिव रोल अपना दे सको। क्योंकि हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। आखिर कहां जरूरत आ रही थी सोशल साइंस को पढ़ने की? क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में तो सोशल साइंस जैसी कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी सोसाइटी चलती थी, काम तो चल ही रहा था ना। पर सोसाइटी को पढ़ने की, सोशल स्टडीज को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? क्योंकि सर ये समझा जाने लगा है कि बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सबके क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसी ज्योग्राफी में रहते हो, आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, साथ ही साथ आपका जो देश है, आपकी जो कंट्री है, उसकी जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे ग्रो करती है, जीडीपी कैसे फंक्शन करती है, आप कैसे जीडीपी में पार्ट दे रहे हो। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हम ये देखते हैं कि आज तक हमारा कल्चर कैसे चेंज होता आया है,
आज का जो कल्चर हम आज देख रहे हैं, क्या वो पहले भी हुआ करता था? क्या पहले वाले कल्चर्स को आज भी हम मान रहे हैं? क्या आज भी हम उनका फंक्शन कर रहे हैं? क्या आज भी हम उन्हीं हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को याद करके बताते हैं कि हाँ, हमारी नेशन में, हमारी कंट्री में ये महान पुरुष, ये महान विदुषी महिलाएं हुई हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि सर, हमारा जो इंडिया है वो कोई छोटा कंट्री नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। ऐसा कभी मत समझना कि इंडिया जो है वो किसी से ना कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे इंडिया की साइंस की, इंडिया के आर्ट की, इंडिया के कल्चर की, तो वो किसी भी अदर कंट्री से बहुत ज्यादा आगे था। इंडिया के पास ऐसी कई सारी चीजें थी, ऐसी कई सारी पावर्स थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया है ना एक ऐसी कंट्री रहा है जो अपने टाइम पीरियड के अंदर सोने की चिड़िया भी कहलाया है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि सर, जिस कंट्री को सोने की चिड़िया कहा गया था, जिसे गोल्डन बर्ड कहा गया था, तो उसके पीछे कोई मीनिंग भी तो रहा होगा। गोल्डन बर्ड का मतलब ये थोड़ी था कि हमारे यहाँ के जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे जो उस टाइम के पॉन्ड्स, या फिर हम बात कर लेते जो हमारे हाउसेस हुआ करते थे, उसको हम है ना क्या कहते हैं, झोपड़ियां, तो वो झोपड़ियां हम है ना सोने से बना देते थे। इसीलिए हमारे देश को है ना क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की तो झोपड़ियां भी सोने की है। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बेसिकली सोने की चिड़ी कहने का मतलब, या फिर हम बात करें तो गोल्डन बर्ड कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हमारी जो कंट्री है वहां पे जो नॉलेज हमें देखने को मिलती है, जो वेल्थ हमें देखने को मिलती है, जो लोगों में काम करने की पावर देखने को मिलती है, जो यहाँ का रिच हेरिटेज हमें देखने को मिलता है ना, वो किसी अदर कंट्री से बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें, हमारे पास ऐसे ऐसे कल्चर है जो हमें ये बताती है कि हमें कैसे रहना है, हमें एक साथ रहना है। जब भी हम बताते हैं हमारी सोसाइटी को, सर हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिकली है ना जो ये कास्ट का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो कास्ट का फॉर्मेशन जब स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, कास्ट फॉर्मेशन कोई गलत काम के लिए नहीं हुआ था। कास्ट फॉर्मेशन का सिर्फ इतना ही काम था कि हम क्या करें, हम अपने जो ऑक्यूपेशन है ना उन ऑक्यूपेशन को बांट दे। उससे पहले हम ये समझ सकते हैं कि सर जो कास्ट थी ना, कास्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करता था। अब लोगों को लगा कि अब लोगों को ये समझाना चाहिए कि हर एक ऑक्यूपेशन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए। अब ऐसे में होने क्या लगा ना, जिसको जो ऑक्यूपेशन पसंद आता था उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसको उस कास्ट में डाल दिया जाता था। तो हम बात करते हैं कि सर कास्ट कैसे होती थी, पहले आपकी चॉइस होती थी, पहले आपकी चॉइस होती थी, पर जैसे जैसे हम बात करते हैं इस कास्टिज्म की, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें ये भी पता पड़ने लगा कि ये जो कास्टिज्म है ना, ये कास्टिज्म लोगों की एक क्या बन गई, जीने का एक तरीका ही बन चुका है। तो बच्चों ये सारी जो चीजें हैं, कास्टिज्म ने इनइक्वालिटी लाई, डिस्क्रिमिनेशन लाया, कई सारे ऐसे अदर फैक्टर्स है जिसने डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेल किया। इन सभी को दूर करने के लिए, इन सभी से अदर लोगों को बचाने के लिए, बेसिकली उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए हमारे सामने आती है डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें हमारी कंट्री की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।